बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पहले 3 थीम्स अपलोड हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, का काफ़ी माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस भी रहा है। फर्स्टली स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बाकी थीम्स भी अपलोड कर दें। तो थीम नंबर 4 पे आज बात करेंगे। टोटल 6 थीम्स मिड टर्म के लिए हैं, बाकी फिर मिड टर्म के बाद इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तो थीम नंबर 4 की आज बात करेंगे, ये है जी फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस। मॉड्यूल 59 से ऑनवर्ड हमने बात करनी है। फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस मतलब ये है कि बिजनेस में कौन कौन से एरियाज है। आपके सामने है, सिंपल सी बात है। बिजनेस बेसिकली चलता है फाइनेंस से, मनी से। तो एक एरिया हो गया फाइनेंस का। फाइनेंस आ गया। फाइनेंस आने के बाद हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, एसेट्स वगैरह परचेज करके मशीनरी लगा ली, सारा कुछ हो गया। अब हमें रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करनी है। तो हमारा एक परचेज डिपार्टमेंट हो गया। तो एरिया कौन सा हो गया? परचेज का। उसके बाद हमने प्रोडक्शन करनी है, तो ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन, वैसे परचेज इसी में आ जाता है। हमने प्रोडक्शन कर ली। अब प्रोडक्शन करने के लिए लेबर चाहिए, मैन पावर चाहिए, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। मैन पावर आ गई, प्रोडक्शन शुरू हो गई, प्रोडक्शन हो गई। प्रोडक्शन होने के बाद अगला काम आता है उस चीज को सेल करने का। तो सेल करने के लिए हमने उसकी मार्केटिंग करनी है ताकि लोगों को उसकी अवेयरनेस हो। तो मार्केटिंग आ गया, सेल्स आ गया। अब देखें, हम जब कुछ चीज बना रहे हैं, कोई नई चीज बनानी है, कोई जिद्दत लेके आनी है, कोई इनोवेशन करनी है, तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। चीज सेल कर दी, सेल करने के बाद कस्टमर के साथ इंटरलिंक्ड रहना है, तो कस्टमर सर्विसेज आ गया। और इन सारे फंक्शंस को जोड़ने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी डिपार्टमेंट आ गया। तो ये दीज आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट, अब एक एक करके वो बात करेगा जी। ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स, इंश्योर एफिशिएंसी, क्वालिटी कंट्रोल एफिशिएंसी, ये सारा इनका काम है। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ गया, अगला आ गया हमारे पास ऑपरेशंस का, सॉरी मार्केटिंग का। मार्केटिंग का मकसद क्या है कि हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है? मार्केट रिसर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं, अपने बिजनेस की ब्रांडिंग करते हैं, पब्लिक रिलेशंस डेवलप करते हैं। ठीक है, डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। ये तमाम जो एक्टिविटीज हैं, ये मार्केटिंग के आगे। नेक्स्ट आ गया फाइनेंस। फाइनेंस अल्टीमेटली क्या है? पैसा। अब पैसे के लिए देखें, मार्केटिंग करनी है उसका बजट चाहिए, सेल्स परचेजिंग करनी है उसका बजट चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है उसका बजट चाहिए। तो ये सारी बजटिंग और फोरकास्टिंग फाइनेंस वालों ने करनी है। ठीक है, फाइनेंस की रिकॉर्डिंग करनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, फाइनेंस वालों ने करने हैं। एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, इनकम को एक्सपेंसेस और इनकम को मैनेज करना है, हैंडल करना है। ये ना हो कि इनकम कम हो और एक्सपेंसेस हम बहुत ज्यादा कर दें। तो ये सारी चीजें हमें फाइनेंस वालों ने गाइड करनी है। टैक्सेस को मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। क्या काम है इनका? इन्हें रिक्रूटमेंट करनी है, हायरिंग करनी है, फिर उनकी ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होनी है, उनकी पेरोल डिजाइन डिसाइड होनी है, उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स देने हैं एम्प्लॉयज को, वो होने हैं। एम्प्लॉयज के साथ किस तरह के रिलेशन डेवलप होने हैं, ये रिलेशन भी ह्यूमन रिसोर्स ने डेवलप करने हैं। और फिर एट द एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, बोनसेस वगैरह परफॉर्मेंस के हवाले से, वो सारे भी एचआर वालों के ही काम है। सेल्स पे आ जाए, मीटिंग सेल्स टारगेट्स, नेगोशिएटिंग विद क्लाइंट्स, डेवलपिंग कस्टमर बेस, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। जी ये हमारा बेसिकली सेल्स का काम क्या है? कन्वर्ट लीड्स इनटू एक्चुअल रेवेन्यू। लीड्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो आपके पास इंक्वायरी आती है। अब देखिए, कोई बंदा आपके पास प्रोडक्ट परचेज करने आया, कोई क्लाइंट आपके पास पहुंचा है, उसने आपकी मार्केटिंग देखी थी, उसने आपसे रब्ता किया, वो आपके पास आया, वो प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है, तो वो लीड है। अब आप जब उसको प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं एक्चुअली, तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्ट लीड्स टू एक्चुअल रेवेन्यू। नेक्स्ट आएंगे जी हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सिंपल सी बात की, मेंटेनिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, डाटा मैनेजमेंट, सपोर्ट ऑनलाइन बिजनेस टूल्स, सारा टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो आईटी डिपार्टमेंट ने कर। ये एक फंक्शन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया, हम नई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कोई इंप्रूवमेंट करते हैं, उनके टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं, उनके सैंपल्स डिजाइन करते हैं, फिर उनको देखते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं, सैंपल मार्केट में भेजते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स को चेक करते हैं। ये सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है। कस्टमर सर्विस आ गया, ये आफ्टर सेल एक्टिविटी है।
कि जब आप चीज बेच लेते हैं, कस्टमर को सेल कर दी, उसके बाद हम कस्टमर की क्यूरी सुनते हैं, उसकी कंप्लेंट्स को सुनते हैं, कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो हमारी रिटर्न पॉलिसी क्या है, कस्टमर की फीडबैक किस तरह आएगी, ये सारी चीजें हमारी कस्टमर सर्विस आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फंक्शन एरियाज ऑफ बिजनेस ही चल रहा है। रोल ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस। मैनेजमेंट का रोल बिजनेस में क्या है? मैनेजमेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सक्सेस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चारों चीजें मैनेजमेंट का रोल है जी। प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उसके लिए प्रॉपर एक प्लान तैयार करना, प्लानिंग है। फिर उसके रिसोर्सेज इकट्ठे करना, ऑर्गेनाइजिंग है। उसको इम्प्लीमेंट करके लीड करना, लीडिंग है। और फिर एट द एंड हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम देखते हैं जब हमने इम्प्लीमेंटेशन कर ली तो फिर हम उसकी कंट्रोलिंग की तरफ जाते हैं। हम तमाम मामला को फिर लुक आफ्टर करते हैं, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, अच्छा ये वही बातें मैं करेगा। डिफाइनिंग बिजनेस गोल, सेट स्ट्रेटजीज टू अचीव देम, हेल्प एंटिसिपेट रिस्क एंड एलोकेट रिसोर्सेज एंड मेक इनफॉर्म डिसीजंस। ठीक है, हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, यानी कि प्लान करते हैं पूरा। जिस तरह मैनेजर प्लान कर रहा है कि उसने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और उस बेस पर मार्केट रिसर्च या सेल फोरकास्ट वगैरह ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ऑर्गेनाइजिंग में हम रिसोर्सेज को स्ट्रक्चर करते हैं, हम पैसा कहाँ से आएगा, मैन पावर कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, कौन कौन से काम करने हैं, किन की मशीनरी कौन सी रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें हम जब गैदर कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। डिवाइडिंग अ कंपनी इनटू फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सारे रिसोर्सेज हैं क्रिएट किए जाते हैं। फिर लीडिंग आ जाता है, हम मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं एम्प्लॉयज को ताकि वो काम करें, बेहतर काम करें। हम मार्केटिंग मैनेजर इंस्पायर देयर टीम टू मीट अ कैंपेन डेडलाइन। एक मार्केटिंग मैनेजर इंस्पायर कर रहा है अपनी टीम को ताकि वो डेडलाइन को मीट कर सके। एंड पे कंट्रोलिंग आया था, सिंपल हम परफॉर्मेंस को, उनकी एक्टिविटीज को, उनकी वर्किंग को मॉनिटर करते हैं, कंपेयर करते हैं, आया गोल्स हमारे अचीव हुए हैं, कितना काम हुआ, हमारी ट्रैकिंग क्या चल रही थी। रिविंग मंथली सेल्स टारगेट्स एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज इफ टारगेट्स आर मिस्ड। ठीक है, तो हम सेल्स टारगेट्स को देखते हैं, अगर टारगेट मिस हुए हैं तो फिर देखते हैं कहाँ कहाँ कमी पेशी रही है और क्यों रही है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास, अगेन फंक्शनल एरियाज में चल रहा है जी, रोल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजेरियल रोल्स, तीन तरह के रोल्स होते हैं मैनेजमेंट के। ठीक है, टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट रोल्स हैं लेकिन हमने तीन पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं जी? इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल रोल। तीनों नजर देखते हैं क्या होते हैं। इंटरपर्सनल क्या है? इंटरपर्सनल रोल्स सिंपल सी बात है, मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ। देखिए जी, तीन तरह के रोल्स हो गए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो लोग, वो मैनेजर्स जिन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कहा जाता है, जो कि लो स्टार के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, वो जो रोल परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरपर्सनल रोल। ये किसके साथ कर रहे हैं? लोअर स्टाफ। ठीक हो गया जी। ये आ गया हायर लेवल मैनेजमेंट, उसने डिसीजन एक्टिविटीज करनी है ना, तो ये उनका फंक्शन है। तो फिर इन दोनों के दरमियान जो ब्रिज का काम करता है वो मिडल मैनेजर्स करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन रोल अदा कर रहे हैं। ये यहां से इंफॉर्मेशन उठाएंगे, यहां प्रोवाइड करेंगे, यहां से इंफॉर्मेशन उठाएंगे और यहां प्रोवाइड करेंगे। ठीक होगा जी। ये थोड़ा सा एक लुबे लुभाव के तौर पर था। अब देखें जी, इंटरपर्सनल में रिप्रेजेंट टू ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मल एंड सिंबॉलिक एक्टिविटीज, अटेंडिंग ऑफिशियल सेरेमनीज और साइनिंग डॉक्यूमेंट। अब ये इंटरपर्सनल ये भी है कि आप कोई सेरेमनी अटेंड करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, अपने टीम को, अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और अपने पार्टनर्स के साथ, दूसरे ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स वगैरह करते हैं। फिर आता है जी डिसीजन रोल। इंटरपर्सनल इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ते हैं। इनिशिएट चेंज एंड इनोवेशन, जाहिर सी बात है हायर लेवल लोग यही करते हैं। प्रपोजिंग न्यू प्रोडक्ट, एंटरिंग न्यू मार्केट, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट कन्फ्लिक्ट, अप्रूव बजट्स, असाइनिंग स्टाफ टू टास्क। ये देखिए, ये डिसीजन रोल्स हो रहे हैं, डिसीजन एक्टिविटीज हो रही हैं।
मुख्तलिफ चॉइसेस सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मामला हो रहे हैं। अब पीछे आते हैं इन्फॉर्मेशन, इनका काम क्या है? ये मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मैंने तो आपको थोड़ा आसान दिखाया कि दोनों के दरमियान, वैसे इंफॉर्मेशनल जो रोल है वो ये है कि आप दूसरों को, एम्प्लॉयज को, आउटसाइडर, बैंक को, गवर्नमेंट को जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, दिस कॉल्ड इंफॉर्मेशन रोल। और ये एक समटाइम एक ही मैनेजर तीनों रोल्स भी परफॉर्म कर रहा होता है, लाजमी नहीं है कि तीन डिफरेंट मैनेजर्स ये एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर आ जाएगा हमारे पास अगला एरिया क्या आया जी, टेक्निकल मैनेजरियल स्किल्स की बात करते हैं। तीन तरह की स्किल्स है जी, एक टेक्निकल स्किल्स है, दूसरा इंटरपर्सनल स्किल्स है, और तीसरा हमारे पास आती हैं कंसेप्चुअल स्किल्स। यहाँ भी सेम वही एक्टिविटी जो पीछे पड़ के है। जो जिन लोगों ने डिसीजनल एक्टिविटीज करनी है उनके पास कंसेप्चुअल स्किल्स स्ट्रांग होती है। जिन लोगों ने इंटरपर्सनल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी, सॉरी, जिन लोगों ने क्या था पहला, हाँ, इंटरपर्सनल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, वो टेक्निकल स्किल्स उनके पास ज्यादा होती है। और जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन स्किल्स हैं उनके पास ह्यूमन पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि वो लोगों के साथ कोलैबोरेट करना, सबऑर्डिनेट्स के साथ, सीनियर के साथ, तो ये होता है। और ये मैनेजर को, ये लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, और ये हायर लेवल मैनेजर्स होते हैं। क्या काम है? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड्स, कंपटीशन। जिन्होंने उनको बड़े लेवल पे टॉप मैनेजमेंट जो होती है, जो सीईओ है, डायरेक्टर्स हैं, जनरल मैनेजर्स हैं, ये उनका काम है, उनके पास कंसेप्चुअल स्किल्स ज्यादा चाहिए। उससे नीचे आ जाए, जो मैनेजर्स हैं, उनका काम क्या है? कि वो टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, नेगोशिएशन, ये मैनेजर्स का काम है कि इन्होंने टीम्स बनानी है, टीम वर्क को कोलैबोरेट, लोगों को मिला इकट्ठा करना है, काम करवाने हैं, कोई कन्फ्लिक्ट राइज होता है उसको रिजॉल्व करना है। ठीक हो गया जी। और फिर टेक्निकल स्किल्स आ जाए, तो जो फैक्ट्री में सुपरवाइजर है ना, उसने हर बंदे से काम निकलवाना है। अब सुपरवाइजर को फैक्ट्री का काम ही नहीं आता तो वो लोगों से काम कैसे लेगा? आप इसको इस तरह से मिसाल ले लें कि आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवाते हैं, एक मिस्त्री है, वो क्या कर रहा है आपको समझ ही नहीं आ रही, ठीक है? तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते कि क्या, अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, आपको नहीं पता। इसीलिए ठेकेदार को है कि ठेकेदार के पास टेक्निकल स्किल्स है, आप उसको काम समझाते हैं, या इंजीनियर को है कि उसके पास टेक्निकल स्किल्स है, उसे पता है, आप उसको काम समझाते हैं, आगे उसने लेबर से काम लेना है, तो उसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, इसे ले सकता है। आप नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अदर इंपॉर्टेंट मैनेजरियल स्किल्स। डिसीजन मेकिंग, चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग अल्टरनेटिव्स। टाइम मैनेजर, प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड मैनेजिंग वर्कलोड एफिशिएंटली। जी, कुछ और है डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, छोड़े इन चीजों को, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ट्रेंड्स की भी जरूरत नहीं है जी। अचीविंग हाई परफॉर्मेंस थ्रू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हम हाईएस्ट परफॉर्मेंस अचीव करते हैं थ्रू ह्यूमन रिसोर्स। उसमें क्या आ जाएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर प्लेयर्स a strategic role in achieving high performance by aligning employees capabilities, motivation and engagement with business goals। ह्यूमन रिसोर्स का काम क्या है? ये स्ट्रेटेजिक रोल कैसे परफॉर्म करते हैं कि ये वो एम्प्लॉयज हायर करेंगे जिनमें कैपेबिलिटीज है उस पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने की। बंदा हायर कर लिया, फिर उसको मोटिवेट करेंगे, एंगेज करेंगे बिजनेस गोल्स के साथ, ताकि उससे बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा काम लिया जा सके और परफॉर्मेंस बेहतर बनाई जा सके। जी, अब आगे हमारे पास इस चीज को चलते हैं, स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हायरिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट रोल इज द फाउंडेशन ऑफ परफॉर्मेंस। स्किल्स, कल्चर फिट, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी, स्क्रीन एंड असेसमेंट, टूल्स, बिहेवियर इंटरव्यू, एआई बेस्ड रिक्रूटमेंट, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग। अब ये देखो मुख्तलिफ नाम है। हम लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, डेटा ड्रिवन, जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। अब इसकी इस तरीका का क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ये सीवीज आती है, पहले तो सीवीज की स्क्रूटिंग होती है। एक जॉब है, उसके लिए 50 सीवीज आ गई है, तो उसमें से 8-10 सीवीज निकाली जाती है। उन 10 सीवीज का टेस्ट लिया जाता है, 10 लोगों का। 10 लोगों के टेस्ट में से 4 या 5 लोग, 3 या 4 लोग, 5 लोग सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। उन 4-5 लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट होता है। अब देखिए क्या है, ये स्क्रीनिंग हो रही है कि पहले 50-50 में से 10 रह गए, 10 में से 5-4 रह गए, 4 में से फिर एक बंदा सिलेक्ट हुआ। तो ये एक स्क्रीनिंग का पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आ जाए जी,
एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बंदा हायर कर लिया, अब उसकी ट्रेनिंग कर रही है। ये बैंक में सबसे बेस्ट प्रोसीजर है। बैंक में जॉब आ जाती है जी, 100 बंदा हायर करना है, उसके लिए एप्लीकेंट 10,000 है, उनके पास एप्लीकेशन पहुंचती है, लेकिन उस 10,000 में से वो टेस्ट सिर्फ 1,000 या 1,500 या 2,000 का लेते हैं। उन 1,500 बंदों का टेस्ट लिया, उन 1,500 बंदों में से उन्होंने 100 सीट्स हैं, तो 300 या 400 बंदा उन्होंने इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब उस 400 बंदे में से उन्होंने 100 बंदा रखना है, रख लिया। 100 बंदा रखने के बाद उसे वो किसी पार्टी को इस्लामाबाद में, लाहौर में या किसी भी एरिया में ले जाएंगे, वहां पे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ठीक है, जो जो जिस पर्सन के लिए, कोई टेलर हायर किया है, कोई आरबी ऑफिसर हायर किया है, जो जो भी काम है उसके लिए भी उसकी उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी। ये ट्रेनिंग है ऑन बोर्ड ओरिएंटेशन, टेक्निकल, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप ट्रेनिंग, कंटिन्यूस लर्निंग, जिस जिस पर्पज के लिए जो जो बंदा हायर किया है उसकी उस लिहाज से ट्रेनिंग की जाएगी। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आता है। फिर सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन एंड मेजरेबल गोल्स, अब उनको बताया जाता है कि आपने ये काम करना है, ये आपका गोल है, ये काम इतने परफॉर्म करना है, और साथ में बताया जाता है कि आपकी प्रॉपर वैल्यूएशन होगी, फिर अप्रेजल्स भी मिलेंगे। कंपनसेशन एंड रिवार्ड्स, जो मैंने बताया कि प्रेजर्स, बोनसेस वगैरह, सैलरी तो चले पहले मिल जाती है, उसके बाद उनको बेनिफिट्स, एडिशनल बेनिफिट्स, को ट्रैवलिंग अलाउंस, कोई हाउस रेंट अलाउंस, इस तरह के अलाउंसेस वगैरह, ये चीजें मोटिवेशन का बायस होती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। एंगेज एम्प्लॉयर्स आर 87% मोर लाइकली टू स्टे एंड परफॉर्म एट हायर लेवल। जितना एम्प्लॉय ऊपर लेवल पे चला जाएगा, उसकी एंगेजमेंट और उसकी रिटेनेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल जो होते हैं उनकी सैलरी कम होती है, और वो हर मोमेंट कोशिश करते हैं कहीं और मूव करके अपनी सैलरी को एनहांस करें। टैलेंट रिटेंशन एंड करियर ग्रोथ, जी ये बड़ा काम है कि आप टैलेंट को कितना रिटेन करते हैं, डेवलपमेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको मिसाल दी थी बैंक की, तो बैंक टैलेंट को इतना ज्यादा रिटेन नहीं करता। इवन दो क्या होता है कि एचबीएल बैंक प्रेफर करेगा कि उसके पास एमसीबी या यूबीएल का कोई बंदा आ जाए, क्योंकि उसके साथ उनकी स्किल्स आएंगी। अपने बंदे को वो प्रमोट नहीं करेंगे, हालांकि उनका बंदा यूबीएल वाले उठा के ले जाएंगे डबल सैलरी पे, और वो उनका बंदा डबल सैलरी पे उठा रहे हैं। तो बेहतर नहीं था कि वो अपना जो ट्रेन बंदा है, जो वेल ट्रेंड है, जिस उन्होंने मेहनत की है, उसको ही सैलरी अच्छी दे के वो कहीं और जाता ही ना। तो ये रिटेंशन जो है ना, बैंक की इतनी स्ट्रांग नहीं। मेंटरशिप एंड कोचिंग, प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट, इंटरनल मोबिलिटी प्रोग्राम, ये चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आता है जी, यूज ऑफ एचआर एनालिटिक्स। Data help HR teams make informed decisions about hiring, retention and productivity. अब क्या होता है, हम टर्नओवर रेट निकालते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन मैट्रिक तैयार करते हैं, उनकी ट्रेनिंग देखते हैं, उसको ट्रैक करते हैं, फिर उनकी वर्किंग देखते हैं, कि ये देखते हैं कौन सा बंदा, रैंडमली हम उनकी कोई ना कोई टेस्टिंग करते रहते हैं इस चीज को देखने के लिए, कौन सा बंदा कितना सेटिस्फाइड है हमसे। स्ट्रॉन्ग कल्चर, जी ये काम की चीज नहीं, आगे चलते हैं जी। अचीविंग हाई परफॉर्मेंस थ्रू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जरूरत नहीं है। ट्रेंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, लेबर जरूरत नहीं है। जी ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। मैं एग्जांपल्स हैं जरा थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, खैर इतनी इसकी भी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्कस जरूर करता हूँ। मॉनेटरी रिवार्ड्स में बोनसेस होते हैं, रेजेस, इंसेंटिव्स, सैलरी रेज वगैरह। नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स में आपको काम में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, कोई इमोशनल एंगेजमेंट होती है, आपको वैसे प्रेफर कर दिया जाता है, आपको गिफ्ट दे दिया जाता है, या आपको कोई मीटिंग के अंदर यानी कि आपकी डिस्कशन कर ली जाती है। एक ये भी एक मोटिवेशन बात है। करियर डेवलपमेंट में अगर ट्रेनिंग, प्रमोशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मोटिवेशन, ये की बेनिफिट्स हैं, एग्जांपल्स हैं। पर्पस एंड वैल्यूज, मिशन ड्रिवन वर्क, मकसद क्या होता है, पर्पस क्या है, वैल्यूज क्या है, कि जो मिशन है उसके हवाले से काम किया जाए। और यही चीज डीमोटिवेशन भी होती है, लॉयल्टी भी क्रिएट करती है। अब कम्युनिकेशन इसमें क्या है कि फीडबैक, प्रॉपर एम्प्लॉयज की फीडबैक कंडक्ट की जाती है, एम्प्लॉयज से फीडबैक ली जाती है कि वो कितना सेटिस्फाइड है। इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। सेफ एनवायरनमेंट, मेंटल हेल्थ, रिस्पेक्टफुल कल्चर। सेफ एनवायरनमेंट होगा तो मेंटल हेल्थ, मेंटली स्ट्रांग होगा बंदा, कल्चर से रिस्पेक्टफुल होगा,
उससे इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा होती है, इमोशनल सिक्योरिटी होती है। टीम कल्चर हो तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग अच्छी होती है, कोलैबोरेशन एम्प्लॉयज के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट आती है अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब कुछ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की बात करें। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के लिहाज से कौन कौन सी थ्योरीज है, उसमें कुछ थ्योरीज के नाम है वो देखते हैं। सबसे पहले जी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, 1943 में ये थ्योरी पेश की गई। अब्राहम मैस्लो ने ये पेश की थी, ये नाम जेल में रखिएगा। इसने 5 बातों का जिक्र किया था, सिर्फ उनको देख लें। एक फिजियोलॉजिकल नीड थी, फूड वाटर रेस्ट सैलरी। सेफ्टी नीड में जॉब सिक्योरिटी हेल्थ प्रोटेक्शन, ये चीजें। ये कह लें कि ये अगर रोटी, जॉब सिक्योरिटी में कपड़ा और मकान आ गया। लव बिलोंगिंग्स में फ्रेंडशिप यानी कि सोशल नीड्स है तीसरे नंबर पे। फिजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, लव बिलोंगिंग बेसिकली टीम वर्क रिलेशनशिप सोशल नीड्स होगी ना। सेल्फ एस्टीम रिकग्निशन स्टेटस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बंदे को उसकी पहचान मिले, उसका स्टेटस डेवलप हो, ठीक है, लोगों को पता हो कि ये बंदा कौन है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी पर्सनल ग्रोथ, क्रिएटिविटी, अचीविंग पोटेंशियल, क्या उसकी अपनी ग्रोथ भी हो रही है। ये ना हो कि जिस तरह आर्मी में होता है, यस सर यस बॉस बस इतना ही नहीं, उसकी ग्रोथ हो, यानी कि एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी हो, कि वो क्रिएटिव हो, पोटेंशियल अचीव करे, उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ हो, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टू फैक्टर थ्योरी। ये हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है जी। ये क्या कहता है जी, ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने डेवलप की थी। इसने कहा थी हाइजीन फैक्टर्स, इसमें सैलरी है, कंपनी पॉलिसी है, जॉब सिक्योरिटी है, वर्क कंडीशन है, लेकिन चीजें वही हैं, लेकिन उनको दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। दूसरी है ये मोटिवेटर, जिसमें अचीवमेंट है, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल ग्रोथ। ये सारी बातें पिछली थ्योरी में हम करके हैं, लेकिन उसमें 5 चीजें थी, उसको उसने 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। एक उसने हाइजीन फैक्टर्स कहा, एक उसने मोटिवेशन, ड्राइव, सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस को नाम दे दिया। नेक्स्ट आता है मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। मैकग्रेगर कहता है थ्योरी एक्स वाले लोग जो लेजी होंगे, डिसलाइक वर्क को पसंद नहीं करेंगे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट सुपरविजन जरूरी होती है, सजाएं वगैरह भी, पनिशमेंट भी समटाइम देनी पड़ती है। थ्योरी वाई में लोग अब खुद से मोटिवेटेड होते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल होकर काम करते हैं। अच्छा जी, मैकलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स proposed by David McClelland. This theory focuses on 3 dominant motivators in individuals: need for achievement, desire to accomplish and excel। जी, नीड फॉर एफिलिएशन, अब ये क्या है, डेविड मैकलैंड ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नीड्स। 3 नीड्स है, नीड्स ऑफ अचीवमेंट, कि आप क्या हासिल करते हैं, नीड ऑफ एफिलिएशन, क्या रिलेशनशिप, क्या सोसाइटी, क्या चीजें आपके एफिलिएट होती हैं, नीड ऑफ पावर, आपको क्या अथॉरिटी दी जाती है, आपके अंडर आपका कंट्रोल कहां तक है। ये 3 नीड्स जो है जिक्र की थ्योरी ऑफ नीड्स के अंदर। नेक्स्ट आ गया टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। फ्रेडरिक टेलर ने कुछ चीजें बताई। उसने फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड मॉनिटरिंग, मॉनिटरी इंसेंटिव्स। उसने एफिशिएंसी को मॉनिटरी इंसेंटिव से कंपेयर किया। उसने कहा जी मॉनिटरी इंसेंटिव जो है ये सबसे बेस्ट वे है लोगों को मोटिवेट करने का। फिर आ गया जी अर्ली थीरीज ऑफ मोटिवेशन में सारे ये नाम आ गए। नेक्स्ट आते हैं जी, हमारे पास क्या आया जी, हॉथॉर्न स्टडीज। जी, कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ मोटिवेशन के हवाले से बात करेंगे। प्रीवियस स्लाइड्स में कुछ खास नहीं था, तो इसलिए मैंने उनको डिस्कस नहीं किया, ठीक है। नहीं कुछ है। हॉथॉर्न स्टडीज कहती हैं जी, लेट द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सोर्स, ह्यूमन रिलेशनशिप मूवमेंट। ये हॉथॉर्न स्टडीज जो है इन्होंने फाउंडेशन बनाई ह्यूमन रिलेशनशिप रिलेशंस मैनेजमेंट मूवमेंट की। बेसिकली शिफ्ट फोकस फ्रॉम मशीन एंड टास्क टू पीपल। इन्होंने ये कहा कि मशीन से हटके लोगों पे भी फोकस करें, उनको मोटिवेट करें, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करें। ये इन्होंने साइंटिफिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट को चैलेंज किया, जो सिर्फ एफिशिएंसी और मनी पे फोकस था। इन्होंने कहा जी नहीं, लोगों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करें, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है कि पैसा दिया और काम करवा लिया, नहीं। फाइनल थॉट क्या था, पीपल आर नॉट मशीन्स, लोग मशीन्स नहीं है, उनके साथ एफिलिएशन डेवलप करें ताकि वो आपके साथ मिलकर काम कर सकें।
अब नेक्स्ट आता है कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कंटेम्प्रेरी व्यू में आता है कि मॉडर्न मोटिवेशन थ्योरीज गो बियॉन्ड बेसिक नीड्स एंड सैलरी। ये बेसिक नीड एंड सैलरी से आगे निकल चुकी हैं। ये फोकस ऑन इंडिविजुअल गोल्स, फेयरनेस, मेंटल वेलबींग एंड वर्क एनवायरनमेंट। अब ये सिर्फ सैलरी या नीड पे नहीं, ये लोगों के साथ अफेक्शन, लोग उनके अपने गोल्स के साथ भी कोलैबोरेशन। ठीक है, अब देखिए कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयज हैं जो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि यार आप हम आपको बहुत अच्छा पे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका स्किल्स हैं तो कहीं और अप्लाई करें, अच्छी सैलरी पे जाएं, हमें भी खुशी हो। ठीक है, ऐसे लोग आज मौजूद हैं। Contemporary motivation theories show that respect, fairness, goal, growth and purpose are as important as pay. जितना आप उनको पे करते हैं उस हिसाब से अगर आपको रिस्पेक्ट भी दें, आप उनके गोल ओरिएंटेड हों, उनकी ग्रोथ का बायस बने, तो वो आपके साथ अच्छा अटैचमेंट आपकी उनकी हो गई, साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ट्रेंड ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन। एम्प्लॉय मोटिवेशन के ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड्स क्या है? पर्सनलाइज मोटिवेशन, टेलर्ड रिवार्ड एंड रिकग्निशन। पर्सनलाइज मोटिवेशन क्या है कि उनको रिवार्ड मिले, उनको रिकग्नाइज किया जाए, उनको माना जाए कि ये काम ठीक है आपने किया और हम एक्सेप्ट करते हैं, आपकी वजह से ये मामला बेहतर हुआ। पर्पस ड्रिवन वर्क, कनेक्टिंग रूल्स एंड मैनेजिंग मिशंस। ठीक है, पर्पस ड्रिवन वर्क क्या है कि मीनिंगफुल एक्टिविटीज हो, मीनिंगफुल मिशन हो, उसी लिहाज से काम हो। फ्लेक्सिबल वर्क, ऑटोनॉमी इन शेड्यूल एंड लोकेशन। ठीक है, शेड्यूल और लोकेशन के हिसाब से ऑटोनॉमी हो। नेक्स्ट आ गया हमारे पास खैर काफी है ये। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। ये सारे पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, इतना खास नहीं है। जो काम की चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली। थीरीज ऑफ मोटिवेशन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, उनमें से एमसीक्यू ज्यादा आने के चांस है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।